नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व पीसीएस पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरिंदर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे न्यू इनिशिएटिव किशन गज की चाय के अंतर्गत आज का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के बारे में, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर 70 बीपीएससी प्री कम मेंस एग्जामिनेशन, 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन, 68 बीपीएससी प्री, तीनों एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। इसमें हम देखेंगे कि इस पार्टिकुलर अधिनियम में टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 में क्या क्या प्रावधान करे गए हैं, साथ में जो पुराने अधिनियम थे वो कौन कौन से अधिनियम थे जिसको ये रद्द करके ये नई अपना स्थान ले रहा है। इसके साथ साथ इस पार्टिकुलर अधिनियम में कौन से ऐसे आयाम हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके इसको क्रिटिसाइज किया गया है, और अंततोगत्वा आगे की राह के साथ हम निष्कर्ष देखेंगे माय डियर फ्रेंड। इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। जो भी कंटेंट हम अवेलेबल कराते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, इसका शॉर्ट नोट्स बनाना, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आप मोटिवेट जरूर करना माय डियर फ्रेंड, ठीक है। हाल ही में लोकसभा के द्वारा दूरसंचार विधेयक 2023 पारित किया गया है। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि क्या यह नया है, इसके पहले कोई विधेयक या नियम कानून नहीं था? तो बिल्कुल था। यह जो विधेयक है ये 138 साल पहले पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 सहित कई सारे कानूनों को रद्द करता है, उनकी जगह लेता है। इसके साथ साथ ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो प्रश्न देखो यहाँ से बीपीएससी में किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में पारित दूरसंचार अधिनियम 2023 किन किन अधिनियमों का स्थान लेगा, ऐसा प्रश्न प्री में पूछा जा सकता है। तो आपको याद होना चाहिए, मैंने ऊपर ही बताया, 138 साल पुराना द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, 90 साल पुराना द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 और 73 साल पुराना द टेलीग्राफ फॉर अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950। इन तीनों अधिनियमों को रिपेल्ड कर दिया गया है और इसके स्थान पर दूरसंचार विधेयक 2023 को लाया गया है माय डियर फ्रेंड। इसके साथ साथ ट्राई अधिनियम 1997 में भी संशोधन करा गया है। तो क्या ये अमेंडमेंट है, आगे के हम एपिसोड में स्लाइड्स में ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। इस दूरसंचार विधेयक के क्या क्या प्रावधान है, बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारे आयाम हैं। ऑब्वियस ये दूरसंचार से संबंधित यह विधेयक है तो अपने आप में काफ़ी लेंदी होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना इसे। मैं इसे तोड़ के पॉइंट वाइज तोड़ के आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश किया हूँ ताकि आप हर एक आयामों को समझ सको और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो इस अधिनियम, इस पूरे वीडियो लेक्चर के देखने के बाद कम्युनिटी पोस्ट में 2 या 3 इससे संबंधित एमसीक्यू मेरे द्वारा पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आप उस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करना माय डियर फ्रेंड। तो दूरसंचार विधेयक के क्या क्या प्रावधान है। दूरसंचार संबंधित, मान लीजिए आप दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित कोई गतिविधि करना चाहते हो तो उसके लिए यह जरूरी होगा कि केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आपको आवश्यकता होगी, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है। इसके साथ साथ ये ऑथराइजेशन जो है किन किन तरीकों, किन किन कार्यों के लिए है जो टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित हो। यदि आप टेलीकम्युनिकेशन वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसको स्थापित करना चाहते हो, तो आपको प्री ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से। प्रचालन करते हो मतलब उसको ऑपरेट करते हो, इसके लिए प्री ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा। दूरसंचार नेटवर्क को आप बनाए रखना चाहते हो, सस्टेन रखना चाहते हो, या उसको एक्सपेंड करना चाहते हो, विस्तार करना चाहते हो अपने द्वारा प्रोवाइड सेवाओं को, तो उसके लिए भी ऑथराइजेशन आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ कोई भी रेडियो उपकरण रखते हो तो इसके लिए भी दूरसंचार से संबंधित ये सारी गतिविधियां हैं जिसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब मान लीजिए कि जो लोग ऑथराइजेशन लिए हैं, जिनको लाइसेंस मिला है, आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए, तो क्या ये जो नए कानून आए हैं, नए अधिनियम आए हैं, इससे उन लोगों का क्या होगा जिनको ऑलरेडी लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है। तो हमेशा ट्रिगर डाउट, मैंने कहा ना कि आपको वो जो प्रेस रावल एक मूवी थी ना, प्रेस रावल के माथे पे हमेशा वो क्वेश्चन मार्क बना के घूमता था, तो आपके माथे में भी हमेशा क्वेश्चन मार्क बना के घूमना चाहिए। मतलब घूमना नहीं है, जोक सपाट वाली बात है ये, बट आपके व्यक्तित्व में साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक स्वभाव का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है मेरे प्यारे मित्रों। तो आपके दिमाग में, यदि आपका जिंदा दिमाग होगा, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये सारे ऑथराइजेशन लेने पड़ेंगे, सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो मान लीजिए अगर हम कार्य कर रहे हैं और हमको प्री लाइसेंस मिला हुआ है तो इसका क्या होगा।
तो उसके लिए भी सरकार का प्रावधान है कि जो भी मौजूदा लाइसेंस है ना, उनके अनुदान की अवधि के लिए या 5 साल की अवधि के लिए वैध बने रहेंगे, जहां पे अवधि निर्दिष्ट नहीं है, अवधि का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, तो आपको पहले लाइसेंस आपने ले लिया है तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, टेलीकम्युनिकेशन है तो ऑब्वियस स्पेक्ट्रम का आवंटन होगा ही। तो स्पेक्ट्रम के आवंटन से संबंधित इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, पहले तो हमने देखा कि ऑपरेट कैसे करना है, ऑपरेट के लिए क्या क्या अनिवार्यताएं हैं, हमने ये देख लिया। अब स्पेक्ट्रम का आवंटन यदि गवर्नमेंट करती है तो किन तरीकों से कर रही है, कुछ निर्दिष्ट उपयोग हैं, उनको छोड़कर स्पेक्ट्रम को नीलामी के द्वारा आवंटित किया जाएगा, जहां से इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। तो ये निर्दिष्ट उपयोग क्या हैं, जिनको छोड़कर सरकार कह रही है कि ऑक्शन के द्वारा उनको आवंटित किया जाएगा, लेकिन कुछ को रिजर्व रखा गया है। तो ये निर्दिष्ट उपयोग क्या हैं? अब यहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्पेक्ट्रम आवंटन में किन किन उपयोग के लिए जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी के द्वारा आवंटन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये निर्दिष्ट उपयोग हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, परिवहन के लिए, सैटेलाइट सेवाएं जैसे डीटीएच हो गया, सैटेलाइट टेलीफोनी हो गया, बीएसएनएल हो गया, एमटीएनएल हो गया, और जो भी सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं हैं ना, ये ऐसे निर्दिष्ट उपयोग हैं जिनके लिए ऑक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी जो भी स्पेक्ट्रम उनका नीलामी होगा वो जिनका आवंटन किया जाएगा स्पेक्ट्रम का, इसके अलावा वो नीलामी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आपको यहाँ पे एक नोट के तहत कुछ जानकारियाँ मैं साझा करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार किसी भी आवृत्ति रेंज का पुनः प्रयोजन या पुनः निर्धारण कर सकती है। यहाँ पे जो पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन है ना, जिसको लेके इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, आगे के स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा, वो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो देखो, ज़्यादा पावर आदमी को करप्ट करता है, तो इसी को लेकर कहा गया है कि ये जो पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है ना, पावर ऑफ सेंट्रलाइजेशन नहीं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो इसका मिसयूज भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। ये कह रही है इस सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के तहत कि केंद्र सरकार किसी भी आवृत्त रेंज का पुनः प्रयोजन, पुनः निर्धारण कर सकती है। इसके साथ केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम को भी साझा करने, व्यापार करने, पट्टे पर देने और सरेंडर करने की भी अनुमति दे सकती है। ये बात आप ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो यहां से आपको बीपीएससी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछे तो पूछा जा सकता है कि केंद्र सरकार एक बार जब आवंटन कर देगी तो उसका उस आवंटन के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा, उस स्पेक्ट्रम के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र सरकार इसका पुनः प्रयोजन, पुनः निर्धारण और स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने, पट्टे पर देने, सरेंडर करने की अनुमति दे सकती है हमारे फ्रेंड। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। इसके साथ साथ आजकल नए इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है इंटरनेट वगैरह का स्पेक्ट्रम का, वह है सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन। ठीक है, आपने देखा होगा कि अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स जो है उनके द्वारा स्टारलिंक के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ साथ आपके यहाँ जियो है, ठीक है, तथा भारतीय एयरटेल के द्वारा संचालित वन वेब है। तो यह विधेयक वन वेब जैसे सैटेलाइट इंटरनेट प्रदाताओं और स्पेस एक्स के स्टारलिंक जैसी अमेरिकी आधारित कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के भी प्रावधान रखता है। ठीक है, वर्तमान में वन वेब और जियो को सक्रिय प्राधिकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं का मार्ग जो है अब प्रशस्त हो गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो सैटेलाइट इंटरनेट का आवंटन के लिए सरकार जो है अब प्रावधान पेश कर दी है। तो आगे आने वाले बहुत सारे प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर जो है इस मार्केट में उतर जाएंगे और सैटेलाइट इंटरनेट दे के जो है पैसा अब कमाएंगे। ठीक है, पावर ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च। ठीक है, इसमें बताया गया है कि संदेशों या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संदेशों के एक वर्ग को कुछ आधार पर रोका, मॉनिटर किया जा सकता है या अवरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए आप ए हो और आप बी हो, ठीक है, या आप ए ग्रुप हो और आप बी ग्रुप हो, दोनों आपस में व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो या टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हो, किसी भी माध्यम से चैटिंग कर रहे हो, तो सरकार आपके चैटिंग को ब्लॉक कर सकती है, रोक सकती है, इसका बिचवा में मॉनिटर भी कर सकती है, इसको अवरुद्ध भी कर सकती है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान में रखना कि बहुत ज़्यादा आपके पास सेफ गार्ड मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्या क्या आधार हैं जिसके आधार पे, और चूंकि ये पावर ऑफ प्राइवेसी के मतलब राइट ऑफ प्राइवेसी के प्रतिकूल है,
आप ये कर सकते हो कि भैया ये संवैधानिक अधिकार के हमारा विरुद्ध है, राइट ऑफ प्राइवेसी के विरुद्ध है, हम इसको वो नहीं करेंगे, हमारे मूल अधिकार के विरुद्ध है, ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारी प्राइवेसी में ताक झांक क्यों कर रहे हो। लेकिन सरकार अब इस अधिनियम के द्वारा अपने को पावर दिया है कि देखो सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक आपातकाल के समय हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा का मामला हो तब भी हम कर सकते हैं, अपराधों को भड़काने की रोकथाम और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने को लेके सरकार ये सारे कदम उठा सकती है, ठीक है। कौन सा कदम, आपके जो भी मैसेज हैं, आप मैसेज का आदान प्रदान कर रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, उसको ब्लॉक कर सकती है, उसकी मॉनिटरिंग कर सकती है माय डियर फ्रेंड। इसी आधार पे दूरसंचार सेवाओं को निलंबित भी किया जा सकता है। सरकार किसी भी सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में किसी भी दूरसंचार बुनियादी ढांचे, नेटवर्क या सेवाओं पर अस्थायी कब्जा भी कर सकती है। सरकार द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी अनधिकृत दूरसंचार नेटवर्क या उपकरण रखने के लिए परिसरों या वाहनों की तलाशी ले सकता है। तो यहाँ पे कितना पावर इनपुट दिया गया है सरकार को, आप इसको ध्यान में रखना, और इसी को लेके आगे जाके सरकार इस विधेयक को हम क्रिटिसाइज भी करेंगे। मानक निर्दिष्ट करने की शक्तियां जो हैं केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र सरकार दूरसंचार उपकरण, बुनियादी ढांचे, नेटवर्क और सेवाओं के लिए जो भी स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड सेट करना उसको कर सकती है और उसका मूल्यांकन भी निर्धारित कर सकती है, ठीक है। मतलब सर्वे सर्वा इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। इसके साथ साथ इसमें राइट टू वे है, ये मतलब रास्ते का अधिकार, जिसमें बताया गया है कि सुविधा प्रदाता दूरसंचार बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अगर कोई रास्ता नहीं है तो रास्ते का अधिकार भी मांग सकती है सरकार। और यह अधिकार में इसमें यह ध्यान रखा गया है कि ये गैर भेदभाव पूर्ण हो और गैर विशिष्ट आधार पर प्रदान किया गया हो। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सार्वजनिक मतलब परिसर है, यहाँ पे सरकार अपना कुछ भी ऑपरेट कर रही है, मतलब टेलीकम्युनिकेशन वगैरह कुछ से संबंधित, और यहाँ पे रास्ता हो, तो यहाँ पे ए आदमी का रास्ता है और यहाँ पे बी आदमी का रास्ता है, ठीक है। बी आदमी का जमीन है, तो अब यहाँ पे इसको रास्ता चाहिए, तो कुछ लोग कहेंगे ना भैया हम ए आदमी के तहत ही जाएंगे, बी को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दे देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ से आसानी होगी ये गैर भेदभावपूर्ण होगा और गैर विशिष्ट आधार पे किया जाएगा, इन दोनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। बात आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ये था, कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं शब्दों में, लेकिन देखो एक टीचर का कर्तव्य ये है ना कि स्पेशली यदि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो और उसमें भी जब ऐसे अनिवार्य कर दिया गया आपको निबंध लिखना है, तो शब्द निर्माण टीचर के द्वारा भी किया जाता है। टीचर जो बोलता है, जो बताता है, जो पढ़ता है, जो समझाता है, उसके माध्यम से आपके शब्द निर्माण भी होते हैं। तो शुद्ध शुद्ध बोलना सीखिए, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखिए, ताकि आपको नंबर ज़्यादा मिले माय डियर फ्रेंड। और शब्द निर्माण, अच्छे अच्छे शब्दों का संग्रह बनाइए, कलिष्ट शब्द नहीं। ऑब्वियस आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, जानकारी के लिए कलिष्ट शब्दों को याद कर सकते हो, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, आपकी लिखावट होना चाहिए, सामान्य, शुद्ध और स्टैंडर्ड शब्दों में होनी चाहिए, जो आम आदमी भी उसे समझ सके और पढ़ सके, उसका भावार्थ समझ सके, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ये तो सारी चीज़ें हो गई। आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक सरकार ही कर रही है कि हम ऑक्शन कैसे करेंगे, हम रास्ते का कैसे निर्धारण करेंगे, हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करना होता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए वो हम ही करेंगे। कोई मतलब आपातकाल का सिचुएशन आ जाता है या रूल ऑफ लॉ में कहीं कोई हिंड्रांस पैदा होता है, तो हम बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगा सकते हैं। उसके आधार पे हम जो भी मैसेज आप चैटिया रहे हो उसके बिचवा में सरकार हिंड्रांस पैदा कर सकती है। लेकिन सर यहाँ पे जो उपयोगकर्ताएं हैं ना, जो आम आदमी है, कंज्यूमर हैं, उसको लेके तो अभी तक कोई बात ही नहीं करी आपने। क्या प्रावधान नहीं है क्या ऐसा? तो प्रावधान बिल्कुल है। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार बहुत सारे उपाय प्रदान कर सकती है, जैसे निर्दिष्ट संदेश प्रदान करने के पहले पूर्व सहमति। मतलब कोई कंपनी आपको भेजना चाहती है अपना प्रमोशनल मैसेज, तो उसके पहले उसको एक ऑथराइजेशन मैसेज सेंड करना होगा। यदि आप ऑथराइज कर सकते हो कि हाँ भैया तुम अपना प्रमोशनल मैसेज भेज सकते हो, तभी वो आपके पास भेजेगी, अन्यथा नहीं भेजेगी। तो एक ये बढ़िया काम किया है सरकार ने, ठीक है। विज्ञापन संदेश कोई भेजने के लिए या किसी भी तरीके का कोई संदेश भेजने के लिए पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी। इसके साथ साथ
डीएनडी रजिस्टरों का भी निर्माण करना होगा। उपयोगकर्ताओं को मैलवेयर या निर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने की अनुमति देने वाला भी तंत्र सरकार के द्वारा इसमें स्थापित करने की बात की गई है माय डियर फ्रेंड। तो ये है उपयोगकर्ता की सुरक्षा को लेकर सरकार के द्वारा प्रावधान। इसके साथ साथ स्पैम कॉल संदेशों से निपटने के लिए दूरसंचार ग्राहकों के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य हो कर दिया गया है तथा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को शिकायतों के पंजीकरण और निवारण के लिए एक ऑनलाइन तंत्र भी स्थापित करना होगा ताकि शिकायतों का निवारण पंजीकरण हो सके और निवारण भी हो सके जल्दी जल्दी। मान लीजिए कि आप एयरटेल का सिम यूज करते हो, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो एयरटेल के द्वारा एक पंजीकरण और निवारण ऑनलाइन तंत्र सिस्टम अलग से एस्टैब्लिश करना होगा सारे चीज़ों से अलग, ताकि आप वहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम रजिस्टर करा सको और उनका जो है निवारण करवा सको माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान करे गए हैं। एक चीज मैंने और बताया था कि ट्राई में भी कुछ संशोधन करे गए हैं। तो ट्राई में संशोधन क्या करा गया है, नीचे कमेंट करके बताओ। ट्राई स्टैंड फॉर TRAI, ट्राई क्या है आप नीचे कमेंट करके बताओ। ऑब्वियस आप जागरूक सिटीजन हो और आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ट्राई के बारे में मालूम होगा। इस विधेयक में व्यक्तियों को भी अनुमति के लिए, व्यक्तियों की नियुक्ति देने के लिए जो है ट्राई में कुछ संशोधन करे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अनुमति नहीं, नियुक्ति होगा। अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम कोई व्यक्ति यदि नियुक्त किया जाता है ट्राई का अध्यक्ष, तो उससे 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना अनिवार्य है। और सदस्य के रूप में यदि कोई सेवा करने के लिए उसकी नियुक्ति होती है तो उससे कम से कम 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में पारित टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के द्वारा अध्यक्ष ट्राई के अध्यक्ष रूप में सेवा प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति के पास पेशेवर अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष के रूप में 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 65 वर्ष। 65 वर्ष तो अतिरेक हो गया, बट पूछा जा सकता है। ठीक है, या सदस्य के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 65 वर्ष। तो ये आपको तथ्य पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ डिजिटल भारत निधि का एक पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन था, ये फंड था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं फंड था, जिसे बोला गया था यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, जिसकी स्थापना 1885 के अधिनियम के तहत करी गई थी ताकि जो भी डिजिटल डिवाइड है ना अभी वर्तमान में समाज में विद्यमान, मान लीजिए कि अभी जो डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट पारित किया गया था ASIR रिपोर्ट, इसमें बताया गया था कि बिहार में जो नामांकित बच्चे हैं उसमें ये स्टडी करा गया तो लगभग 45% बच्चे ऐसे थे जिनके घरों में मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो इसे बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, जहां एक तरफ 6G की बात करी जा रही है, छठे जनरेशन के इंटरनेट सेवाओं की बात करी जा रही है, वहां पे भारत के बिहार में अभी भी 45% परिवार ऐसे हैं, 45% जिसके घर में मोबाइल फ़ोन नहीं है। 2021 का रिपोर्ट होगा, अभी 4-5% भले ही बढ़ गया होगा। तो यही बात करी गई थी कि डिजिटल डिवाइड न हो, उसके गैप को भरने के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड 1885 के अधिनियम के द्वारा स्थापना करा गया था, जिसका नाम बदल के डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, रखा गया है और अनुसंधान और विकास के लिए इसके उपयोग की भी अनुमति देता है। ठीक है, डिजिटल जो वंचित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं हैं वो तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ में R&D डाटा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी काम करेगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ साथ जो OTT ऐप्स है ना, ओवर द टॉप, जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, ऐसे संचार प्रदाताओं को बड़ी राहत देते हुए इसे दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से ओवर द टॉप सेवाओं और ऐप्स को हटा दिया गया हमारे फ्रेंड। ठीक है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय जो है, इसमें बताया गया है कि संभावित डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत OTT ऐप्स विनिमय को संभालेगा और दूरसंचार विधेयक में शामिल, जो कि दूरसंचार विधेयक में शामिल नहीं है। आने वाले समय में डिजिटल इंडिया अधिनियम आएगा जिसके तहत OTT ऐप्स को रेगुलेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के पास ऑथराइजेशन रहेगा माय डियर फ्रेंड। अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम में
जो भी अधिनियम में प्रस्तावित प्रावधान है उनका उल्लंघन करता है तो बिना प्राधिकरण के दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना, दूरसंचार नेटवर्क या डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्रदान करना, 3 साल तक की कैद, इसमें करने वाले व्यक्ति को 3 साल तक की कैद, 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है माय डियर फ्रेंड। प्राधिकरण के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने पर 5 करोड़ रुपए तक का नागरिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अनधिकृत उपकरण रखने या अनधिकृत नेटवर्क या सेवाओं का उपयोग करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन। प्री में जो है यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ये सारे फैक्ट्स अभी तक पढ़ते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एडजुडिकेशन प्रोसेस, न्याय निर्णय प्रक्रिया के तहत बताया गया है कि केंद्र सरकार विधेयक के तहत नागरिक अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश, मान लीजिए कि कोई भी ये कांड कर देता है तो इस कांड में कैसे कोई मतलब न्याय निर्णय प्रक्रिया होगा, तो इन अपराधों के खिलाफ जांच करने और आदेश पारित करने के लिए न्याय निर्णय अधिकारी नियुक्त करेगी। अधिकारी संयुक्त सचिव और उसके ऊपर का पद का होना चाहिए। न्याय निर्णय अधिकारी के आदेशों के खिलाफ 30 दिनों के भीतर नामित अपीली समिति के समक्ष आप अपील कर सकते हो। नियमों और शर्तों के उल्लंघन के संबंध में समिति के आदेशों के खिलाफ दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण में 30 दिनों के भीतर अपील भी दायर की जा सकती है माय डियर फ्रेंड। अब ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस बिल से जुड़े मुद्दे, जो भी मतलब इस मुद्दे को लेके इस बिल को क्रिटिसाइज किया गया है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा आपने, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदल करके रख दिया गया है डिजिटल भारत निधि। ठीक है। तो क्या केवल नाम बदल देने से, इस पार्टिकुलर द हिंदू का ये एडिटोरियल है, मैं नीचे लिंक भी शेयर कर दूंगा, उस पार्टिकुलर एडिटोरियल को यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले होंगे और मेरे इस वक्तव्य को, मेरे इस वार्तालाप को जो मैं आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हूं, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तो आप उसे जाके एक बार पढ़ लेना। मेरे बातों को सुनने के बाद वो बड़ी इजीली समझ में आ जाएगा, जो भी उसके कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है बड़ी आसानी से आप उसे समझ सकते हो। ठीक है। उसी का पूरा ट्रांसलेशन और सार है, ये नेक्टार है, मैंने पढ़ के और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि क्रिटिसाइज किया गया है कि भैया देखो, जहाँ पे डिजिटल डिवाइड बढ़ रही है, और हाल ही में अब देखा गया है ना कि पहले जो मोबाइल विक्रेता थे वो बहुत ज़्यादा मोबाइल बेच रहे थे, मोबाइल लोग खरीद रहे थे और डिजिटल कनेक्शन बढ़ रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में श्रिंकेज हुआ है उसमें। डिजिटल कनेक्शन स्टैटिक रूप में हो गए हैं और कहीं कहीं मतलब गिर भी रहे हैं, कम हो रहे हैं। ठीक है। या नहीं भी गिर रहे हैं तो वो स्टैटिक रूप में विद्यमान है, श्रिंकेज हुआ है उसमें। तो इन डिजिटल डिवाइड को बदलने के लिए जो मूल कार्य होना चाहिए वो कार्य न करके बस एक नयापन लाने के लिए आप नाम बदल दिए, यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदल के डिजिटल भारत निधि कर दिए। ठीक है। तो क्या इससे जो डिजिटल डिवाइड का मतलब या डिजिटल विभाजन की चुनौतियां हैं, इसका समाधान हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ये इसको लेके इस बात को इसको क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है। लोकतंत्र की ये खूबी है, कोई भी जब आप नया काम करते हो तो उसमें बहुत सारे मतलब लूप होल्स होते हैं जिसको लेके जिसको लेके क्रिटिसाइज करना चाहिए, तभी जाके आप उसमें सुधार कर सकते हो। इसके साथ साथ जो ऑक्शन की बात करी गई है ना, नीलामी की आवश्यकता के बिना सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन, इससे चुनिंदा निजी फर्मों के बाजार में प्रवेश को लाभ होने की संभावना है। ठीक है। अब देखो यहां पे मैं आपको ले चलता हूं फिर पिछले स्लाइड्स के इतिहास में और आपको बताना चाहूंगा। यहां पे देखो ये जो सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन है, माफ कीजिएगा, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो है ऑक्शन वाला कोई मतलब इसमें ऑक्शन वाला कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है। इसमें नीलामी वगैरह की प्रक्रिया कुछ भी नहीं होगी, सरकार जिसको चाहे उसको आवंटन दे सकती है। तो मान लो जो सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन है, कोई सरकार को कोई मतलब प्राइवेट संस्था खुश कर दे, कुछ पैसा वैसा दे दे, घूस वगैरह दे दे, सरकार का कुछ फेवर कर दे, या पार्टिकुलर किसी पार्टी की गवर्नमेंट है उसके पार्टी फंड में पैसा दे दे। हालांकि ये पॉलिटिकल चीज़ हम लिखेंगे नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ऑक्शन होना चाहिए ना, सार्वजनिक रूप से ऑक्शन होना चाहिए। तो यहाँ को इस यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट आवंटन को ऑक्शन से हटा दिया गया है, और ऑक्शन से हटा के करा क्या गया है कि जिसको सरकार चाहे उसको दे सकती है। ठीक है। तो इसी में
राज्यसभा में इसकी चर्चा चल रही थी, तो जो माननीय सदस्य थे उन्होंने कहा कि भैया जो नीलामी की आवश्यकता है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन का, वहाँ से तो इसको आपने हटा दिया है और चुनिंदा निजी फर्मों को ही बाजार में प्रवेश करने का लाभ आप पहुँचाना चाहते हो। और इनका पूरा पूरा टारगेट था अडानी के ऊपर, ठीक है। अडानी की कंपनी को इसरो से अफिलिएट करा गया है और इसरो के बहुत सारे प्रोजेक्ट में उसको शामिल किया गया है। तो ये कह रहा है कि कुछ चुनिंदा मार्केट के प्लेयर हैं, उसी को सरकार लाभ पहुँचाना चाहती है, ठीक है। राज्य का नियंत्रण पूरे दूरसंचार अधिनियम में मौजूद है। मतलब जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। उदाहरण के लिए लाइसेंसिंग को और अधिक गंभीर बनाते हुए इसे प्राधिकरण में बदल दिया गया है। पहले ये होता था कि ना भैया लाइसेंस ले लो, लाइसेंस मिल जाए, जिसमें सरकार कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर देती थी और लाइसेंस प्रोवाइड कर देती थी उसको, यदि आप फुलफिल करते थे तो। लेकिन जो प्राधिकरण है ये बहुत ही वॉगनेस है, इसमें स्पष्ट नहीं है इसकी परिभाषा ऑथराइजेशन की। तो इसको लेके जो है दूरसंचार, यहाँ पे कहा गया है कि दूरसंचार और दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा संबंधी अस्पष्टता किसी भी संदेश के प्रसारण में शामिल होगा, तो ये जो है ये गलत है। केंद्र सरकार को व्हाट्सएप जैसे ओवर द टॉप मैसेजिंग एप्लीकेशन या जीमेल जैसे ईमेल सेवाओं को लाइसेंस देने की अनुमति मिल जाएगी। इसके साथ साथ एन्क्रिप्शन आधारित मैसेजिंग का उपयोग करके सुरक्षा और गोपनीयता को तोड़ने के लिए अन्य नियमों के साथ इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसको लेके मतलब सरकार जो इंटरफेयर कर रही है कि हाँ भैया हम रोक सकते हैं सारी चीज़ें, हम आप उसको इंटरफेयर कर सकते हैं, फलाने कुछ प्रावधान हैं, यदि नेशनल मुद्दा हो, किसी भी तरीके की इमरजेंसी हो, तो उसको लेके इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि सरकार उसको स्पष्ट नहीं करी है और किसी भी मुद्दे को सरकार नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना सकती है यदि चाहे तो, ठीक है। तो ये कहा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया प्रावधान केंद्र सरकार की किसी भी दूरसंचार सेवा का उपयोग करने, मानक निर्धारित करने, निलंबित करने और उसे संभालने की क्षमता का विस्तार करता है। यही बताया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य का निगरानी वेब पूरा हो गया है, कानून को किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता की आवश्यकता होगी जिसमें व्हाट्सएप या सिग्नल शामिल हो सकते हैं। उपयोगकर्ता की पहचान किसी भी सत्यापन योग्य बायोमेट्रिक आधारित पहचान के अनुसार ही निर्धारित की जा सकती है। तो सरकार के पास इनका जो भी डेटा होगा उपयोगकर्ता का टोटल सरकार के पास चला जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो आम आदमी हैं उसको लेके जो मतलब बताया गया है कि एक मानक कर्तव्य काल खंड इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, जिसमें कोई भी गलती विवरण प्रदान करने, कोई भी व्यक्ति यदि गलत विवरण प्रदान करता है, किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को दबाता है, तो इस अधिनियम के अनुसार जानकारी साझा करने में विफल रहने के लिए 25,000 का कानूनी जुर्माना लगाया जा सकता है उस व्यक्ति के ऊपर। तो इसका भी मिसयूज हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई आपके डाटा का गलत मिसयूज कर रहा है, चुरा ले रहा है और उसके लिए आपके ऊपर दोषारोपण हो रहा है और आप 25,000 का कानूनी जुर्माना का प्रावधान हो जा रहा है आपके ऊपर, तो ये जो है कहीं सही नहीं है, इसको और स्पष्ट करना चाहिए सरकार को। इसके साथ साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टेशन ऑफ पावर है सर, ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि सरकार के पास पूरी अथॉरिटी है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, हमने देखा कि क्या इस प्रावधान में शामिल हैं, किन किन नियमों को जो प्रीवियसली एक्ट थे उनको ये विस्थापित करके ये नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लाया गया है। इसके क्या प्रावधान है, आवंटन कैसे होगा, किन किन अवस्थाओं में सरकार निगरानी कर सकती है, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या लूपहोल्स हैं, और आगे इसमें सजेशन ये दिया गया है। आपने देखा होगा कि एक ही दिन में बहुत सारे मेंबर्स को, पार्लियामेंट मेंबर्स को निष्कासित कर दिया गया, ये कह के कि भैया ये जो लोकसभा या राज्यसभा का जो भी सेशन चल रहा है इसमें ये हिंड्रांस पैदा कर रहे हैं। तो ऐसे विधेयकों पे जो होता है ना, उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाती है, जो कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। तो अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ सुप्रीम, और सरकार जो है आजकल जल्दी विधेयकों को पारित करने की कोशिश कर रही है पूर्ण चर्चा के न होने के बाद भी। तो यही में बताया गया है कि इस पार्टिकुलर आर्टिकल में कि अनुराधा भसीन वर्सेज भारत संघ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सूचना प्रौद्योगिकी पर अस्थायी समिति की 2021 की रिपोर्ट से सीख और सिफारिशों पर विचार करने के साथ सरकार को यह चाहिए कि दूरसंचार विधेयक को संसद के दोनों सदनों से जल्दबाजी में पारित करने के स्थान
स्थान पर इसे एक अस्थाई समिति को भेजे, अस्थाई समिति पूरा उसका लुक इनटू करे और जो भी उसमें ड्रॉबैक्स वगैरह हो उस पर सजेशन दे और फिर जाके सरकार के द्वारा और पार्लियामेंट के द्वारा इसे पास कराया जाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई भी नियम एंड कानून बना के देश की उन्नति करी जाए। माय डियर फ्रेंड, आई होप कि आपको जो चीज़ें मैं कन्वे करना चाहता था टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 से संबंधित सारी चीज़ें आपको स्पष्टतः समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और हाँ, अब कम्युनिटी टैब है, उस कम्युनिटी टैब में अपने यूट्यूब चैनल का उसमें मैं MCQ सेंड कर दूंगा, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। माय डियर फ्रेंड, जय हिंद जय भारत वंस अगेन।